हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अनुकूलन शिक्षण विधियों की। अर्थात जब बालक विद्यालय में आते हैं तो उनके लिए परिवेश बिल्कुल नया होता है और विद्यालय के परिवेश में सामंजस्य बैठाने में उन्हें बहुत तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनमें बहुत तरह की अधिगम असमर्थता भी होती है। तो एक शिक्षक कौन सी विधियों को अडेप्ट करके अपना करके छात्रों को विद्यालयी वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने में उनकी सहायता कर सकता है, उन्हीं शिक्षण विधियों के विषय में हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुकूलन का क्या अर्थ है। अनुकूलन का तात्पर्य होता है अपना लेना, सामंजस्य स्थापित कर लेना या परिस्थिति के अनुकूल स्वयं को बना लेना। मतलब जो भी परिस्थिति है उसको अडॉप्ट कर लेना, स्वयं को उस परिस्थिति में एडजस्ट कर लेना। विद्यालय में जो छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते हैं वे विभिन्न प्रकार की संस्कृति, भाषा, क्षेत्र, जलवायु से आते हैं। इसके अतिरिक्त छात्रों में भी कई प्रकार की विविधता एवं व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। एक ही कक्षा में प्रतिभाशाली, सामान्य बालक, वंचित बालक, अक्षम बालक, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, मंदबुद्धि बालक शिक्षा ग्रहण करते हैं। इन विविधता युक्त छात्रों को विद्यालय व्यवस्था एवं विद्यालय वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना होता है। विद्यालय प्रशासन, प्रबंधन तथा शिक्षकों द्वारा छात्रों की व्यक्तिगत सहायता करके विभिन्न तकनीकों के द्वारा विभिन्न शिक्षण विधियों के माध्यम से विद्यालय व्यवस्था के प्रति उनमें रुचि जागृत करने का प्रयास किया जाता है और विद्यालय व्यवस्था के प्रति अनुकूलन करना सिखाया जाता है। अर्थात विद्यालय के वातावरण में उन्हें सामंजस्य स्थापित करना सिखाया जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा छात्र अपनी व्यक्तिगत व्यवस्थाओं को त्याग कर एक सामूहिक व्यवस्था के प्रति रुचि प्रकट करते हैं। अर्थात वो विद्यालय में जिन विधियों को अपनाकर छात्रों में रुचि जागृत करने का प्रयास किया जाता है विद्यालय के प्रति, वहाँ के क्रियाकलापों के प्रति, तो वो अपनी जो भी व्यक्तिगत व्यवस्था उसे त्याग कर फिर विद्यालय में रुचि दिखाते हैं। वहाँ वो प्रतिदिन आना चाहते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने में रुचि लेते हैं और सीखते हैं। अब हम बात करते हैं अनुकूलन शिक्षण विधियों की। अनुकूलन शिक्षण विधियों का तात्पर्य छात्रों को ध्यान में रखते हुए उनकी रुचि, उनके मानसिक स्तर, उनकी योग्यता को ध्यान में रखकर प्रयोग की जाने वाली शिक्षण विधियों से है, जिससे छात्र शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुचि लें और छात्रों के व्यवहार एवं कौशल में उन विधियों के माध्यम से अपेक्षित परिवर्तन या सुधार किया जा सके। अर्थात शिक्षण विधियों के अनुकूलन का तात्पर्य विद्यालय व्यवस्था एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों के अनुकूलन के लिए छात्रों के अनुकूल अपनाई जाने वाली शिक्षण विधियों से है, जैसे कहानी विधि, खेल विधि, तुकांत, कविता बोलना, टेलीविजन, कठपुतली इत्यादि के माध्यम से शिक्षण। जैसे जब जो छोटे बच्चे विद्यालय में आते हैं तो विभिन्न प्रकार से शिक्षक छात्रों का मन विद्यालय में लगाने की कोशिश करते हैं। कभी उन्हें पढ़ाते हैं, कभी उन्हें खिलाते हैं, कभी उन्हें टेलीविज़न पे कहानी सुनाते हैं, कभी उन्हें डांस करना सिखाते हैं, कभी उनसे कविता बुलवाते हैं। इन सब उपायों के माध्यम से विद्यालय के वातावरण में उनका अनुकूलन करने का प्रयास किया जाता है। छात्रों के अनुकूल ही शिक्षण विधियों को भी अपनाया जाता है। अब है कि जब बालक विद्यालय में आते हैं तो सबसे पहले उनके बुनियादी कौशल में सुधार करने का प्रयास किया जाता है। जब बालक विद्यालय आते हैं तो सबसे पहले उन्हें विद्यालय में बैठना, बात करना सिखाया जाता है, अपनी बातों को कहना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बालकों में कुछ मूलभूत कौशलों के विकास की आवश्यकता होती है, जैसे कि पढ़ना, बोलना, लिखना, शिक्षक की बात समझना, अपनी बात शिक्षक को बताना, मित्रों की बात समझना और अपनी भावनाएं मित्रों को बताना इत्यादि। आरंभ में पढ़ने, लिखने, बोलने संबंधी कौशलों का विकास संप्रेषण के माध्यम से ही छात्रों में विकसित किया जा सकता है। छात्रों को व्यवहारिक रूप से जब पढ़ने लिखने का कार्य दिया जाए तब उन्हें बोलने के अवसर भी दिए जाने चाहिए, तभी उनमें बुनियादी कौशलों का विकास हो सकेगा। बुनियादी कौशलों में जो कौशल आते हैं वह स्वर संबंधी कौशल, वर्तनी संबंधी कौशल, व्याकरण संबंधी कौशल और संप्रेषण कौशल।
किन विधियों को अपनाकर इन मूलभूत कौशलों में सुधार कर सकते हैं, इसका संक्षिप्त विवरण हम आगे देखेंगे। सबसे पहले है संप्रेषण कौशल। जब बालक विद्यालय में आते हैं तो सबसे पहले तो उन्हें बातचीत करना सिखाया जाता है, और जिससे कि वो शिक्षक की बात समझ सकें और उन्हें कहाँ क्या सीखने में प्रॉब्लम हो रहा है वो शिक्षक को बता सकें। हम जब स्कूल में जाते हैं छात्रों को लेकर इंटर्नशिप के लिए, तो देखा गया है कि 6-7 क्लास तक के बच्चे भी नहीं बोल पाते हैं, अपनी भावनाओं को नहीं व्यक्त कर पाते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा नहीं होता है। इसलिए बालकों में संप्रेषण कौशल का विकास होना सबसे अधिक आवश्यक है। तो अक्सर देखा गया है कि जब बच्चे विद्यालय पढ़ने जाते हैं तो अपनी बात शिक्षक से खुलकर नहीं बोल पाते हैं, जिससे शिक्षक छात्रों की आवश्यकताओं को, उनकी समस्याओं को नहीं समझ पाते। इसलिए सबसे पहले बालकों में बातचीत संबंधी अर्थात संप्रेषण कौशल का विकास करना आवश्यक होता है। इसके लिए कई तरह की विधियां अपनाई जा सकती है और उनका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे नंबर 1 है शिक्षक द्वारा किसी विषय को केंद्र बनाकर बच्चों से उस संबंध में बातचीत करना, उस वस्तु का वर्णन करने को कहना। जैसे कोई पिक्चर दिखाया जा सकता है, किसी वस्तु को दिखाया जा सकता है और उसके विषय में पूछा जा सकता है, या फिर बच्चों से पूछा जाता है कि अपने फैमिली के विषय में बताइए या अपने विषय में बताइए। मतलब किसी भी बात को लेकर या किसी टॉपिक को लेकर छात्रों से बात करें, जिससे छात्रों में बोलने का अभ्यास हो। नंबर 2 है कविताओं एवं कहानियों के माध्यम से बच्चों को विभिन्न प्रकार की शारीरिक भाषा का ज्ञान, उन्हें अभिव्यक्त करने का तरीका सिखाना। जैसे कि बच्चे राइम्स के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से भाव के अनुसार उसे बोलना सीखते हैं, जिससे वो भावों को भी समझते हैं। नेक्स्ट है छात्रों को विभिन्न प्रकार की संवेगों का ज्ञान देने के लिए चित्रों एवं कहानियों के माध्यम से उनका वर्णन करते हुए समझाना। जैसे कहानियों के माध्यम से कहाँ खुशी है, कहाँ गुस्सा है, कहाँ नाराजगी है, इन सब के जो संवेग है उन सब का ज्ञान कहानियों के माध्यम से या कविताओं के माध्यम से दिया जा सकता है। नेक्स्ट है नंबर 4 बच्चों को खेलने में बहुत ही अधिक रुचि होती है, अतः उन्हें सिखाने के लिए खेल विधि का प्रयोग सर्वोत्तम होता है। नेक्स्ट नंबर 5 शिक्षक द्वारा बातचीत एवं खेल खेल में बच्चों की विभिन्न कौशलों से संबंधित कठिनाइयों को जानने एवं समझने का प्रयास करना। नेक्स्ट नंबर 6 शिक्षक को छात्रों से बातचीत करके विभिन्न शैक्षणिक क्रियाकलापों द्वारा छात्रों के मन में इस प्रकार के भाव उत्पन्न करने चाहिए कि छात्र अपने कठिनाइयों को शिक्षक को बताने में बिल्कुल भी संकोच ना करे। कई बार बच्चे डर के कारण भी शिक्षक को अपनी बात नहीं बता पाते हैं, इससे उनके अधिगम में बाधा पहुंचती है। इस प्रकार विभिन्न विधियों के माध्यम से सर्वप्रथम छात्रों में संप्रेषण अर्थात बातचीत संबंधी कौशल का विकास करना चाहिए, जिससे वह सहजता से अपनी बात अपने मित्रों और अपने शिक्षकों या फिर स्कूल के प्रशासन से संबंधित अधिकारियों के सामने व्यक्त कर सकें। दूसरा जो मूलभूत कौशल है वह है स्वर संबंधी कौशल, अर्थात बालकों को बोलने में प्रवीण बनाना। विद्यालय में बालक विभिन्न भाषी परिवारों से आते हैं, जिससे उनके भाषा में विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ हो सकती है। जैसे कि अलग अलग क्षेत्र की, अलग अलग परिवार की अलग अलग मातृभाषाएं हैं, तो विद्यालय में बच्चों को हिंदी या इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो सकती है और उनके लैंग्वेज में भी अशुद्धियाँ हो सकती हैं। तो वे जिस प्रकार अपने घर में अपने माता पिता से, अपने परिवार में, अपने समाज के लोगों को बोलते हुए सुनते हैं, उसी प्रकार की भाषा वो भी बोलते हैं। अतः बालकों की स्वर संबंधी क्षमताओं में सुधार करने के लिए निम्नलिखित विधियों का सहारा लिया जा सकता है। जैसे नंबर 1 है बालकों को सामूहिक रूप से कविता एवं कहानियों के माध्यम से उनमें स्वर संबंधी कौशलों का विकास किया जा सकता है। इसलिए प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में बालकों को विभिन्न प्रकार की कविताओं, कहानियों एवं गीतों को भाव के साथ शुद्ध उच्चारण करते हुए बोलने का अभ्यास कराया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 2 स्वर संबंधी कौशलों के विकास के लिए छात्रों को टेलीविजन के माध्यम से विभिन्न प्रकार की कविता एवं कहानियों को भी दिखाकर उसे बोलने के तरीके सिखाए जा सकते हैं।
नंबर 3, शिक्षक को छात्रों के स्वर संबंधी उच्चारण, शुद्धता पूर्वक उच्चारण तथा मिश्रित शब्दों के उच्चारण पर अधिक बल देना चाहिए। इससे छात्रों में सरलता से स्वर संबंधी कौशलों का विकास होता है। नेक्स्ट नंबर 4, छात्रों में स्वर संबंधी कौशल का विकास करते समय शिक्षक द्वारा छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित शब्दों से संबंधित शब्द बोलने पर अत्यधिक बल दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 5, छात्रों को जो भी शब्द पढ़ाए जाएं उनमें चित्रों का प्रयोग होना चाहिए। साथ ही चित्र देखकर कहानियां बताना या चित्रों को दिखाकर कहानियां सुनाना इत्यादि से भी छात्रों में बोलने के कौशल का विकास होता है। नेक्स्ट नंबर 6, केवल शिक्षक द्वारा ही नहीं अपितु अभिभावक के द्वारा भी छात्रों को कविताएं एवं कहानियां बार बार पढ़ने और बोलने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाना चाहिए। अर्थात केवल शिक्षक का ही कर्तव्य नहीं होता उनके स्वर में सुधार करना, बल्कि अभिभावकों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है वर्तनी संबंधी कौशल। स्पेलिंग मिस्टेक तो बड़े बड़े बच्चे भी करते हैं और छोटे बच्चों की तो बात ही क्या है। तो छात्रों में शुद्ध वर्तनी संबंधी कौशल का विकास करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित विधियों को अपना सकता है। नंबर 1, सर्वप्रथम शुद्ध लिखने के लिए छात्रों को प्रेरित करना चाहिए और शुद्ध लेखन का महत्व भी छात्रों को समझाना चाहिए। नंबर 2 है छात्रों में धैर्यपूर्वक शिक्षक की बात को सही सही सुनने और लिखने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी छात्र जल्दीबाजी में शिक्षक की बात को अधूरा सुनते हैं और उसे गलत लिख देते हैं। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, बात वहाँ कर लेंगे। नंबर 3 है छात्रों को लिखने से संबंधित विभिन्न नियमों का उचित ज्ञान कराना चाहिए। अक्षरों की बनावट का संपूर्ण ज्ञान छात्रों को देना चाहिए कि किस अक्षर को कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट है नंबर 4, छात्र जिन अक्षरों या शब्दों को बार बार गलत लिख रहे हों उनका उन्हें अभ्यास कराना चाहिए। संबंधित शब्द या अक्षर के स्वरूप का सही ज्ञान देना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 5, शब्दों एवं अक्षरों को कई प्रकार से लिखकर छात्रों को सही शब्द या अक्षर पहचानने के लिए देना चाहिए, जिससे छात्र सही और गलत शब्दों की पहचान करना सीख जाएंगे। नेक्स्ट नंबर 6, विभिन्न अक्षरों एवं शब्दों से संबंधित ज्ञान देने के लिए वर्तमान में विभिन्न प्रकार के सीडी कैसेट्स उपलब्ध हैं। टेलीविज़न में भी प्रोग्राम आते हैं, ऐप्स भी आ गए हैं, सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जिनका आवश्यकता अनुसार उपयोग करके छात्रों में वर्तनी संबंधी कौशल का विकास किया जा सकता है और छात्र इसमें रुचि भी लेते हैं। नेक्स्ट नंबर 7, इसे आप सुधार लेंगे। अधिगम अक्षम बालकों को उनकी अक्षमता के आधार पर उनके दोषों को दूर करने के लिए उनकी अनुसार बालकों के अनुसार ही विधियों का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि अधिगम अक्षमता कई प्रकार की होती है, तो एक ही विधि सभी बालक के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। कौशल है व्याकरण संबंधी कौशल। व्याकरण के अभाव में अपने विचारों को लिखित एवं मौखिक रूप से प्रस्तुत करने में अक्सर छात्र असमर्थ रहते हैं। भाषा की शुद्धता के लिए अर्थात भाषा को शुद्ध रूप में प्रस्तुत करने के लिए व्याकरण का ज्ञान अत्यंत ही आवश्यक होता है। व्याकरण की शुद्धता के कारण शब्दों के अर्थ का अनर्थ भी बन जाता है। यदि व्याकरण की अशुद्धता हो लिखने पढ़ने में तो शब्दों के अर्थ का अनर्थ भी बन जाता है। छात्रों में व्याकरण संबंधी कौशल का विकास करने के लिए शिक्षक को निम्न विधियों का सहारा लेना चाहिए। नंबर 1 है सबसे पहले छात्रों को व्याकरण से संबंधित नियमों एवं सिद्धांतों का समुचित ज्ञान देना चाहिए। उन्हें व्याकरण की उपयोगिता एवं महत्व को भी बताना चाहिए। व्याकरण से संबंधित चिन्हों, संकेतों का अर्थ और उनका उपयोग भी स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 2, शिक्षक द्वारा छात्रों को कहानी एवं कविताओं के माध्यम से उनके व्याकरण संबंधी कौशल को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। सर्वप्रथम उन्हें शुद्ध बोलने, उसके बाद लिखने का कार्य देना चाहिए। नंबर 3, छात्रों को उनके मानसिक स्तर के अनुसार पहले छोटे छोटे कार्य संपादित करने को देना चाहिए। उसके पश्चात उन्हें बड़े पाठों का संपादन कार्य दिया जा सकता है। नेक्स्ट नंबर 4, व्याकरण संबंधी कौशल का विकास करने के लिए आवश्यकता अनुसार शिक्षक को छात्रों की व्यक्तिगत रूप से सहायता भी करनी चाहिए। शिक्षक को हर एक छात्र को व्यक्तिगत रूप से देखना चाहिए कि छात्र कितना उन्नति कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से सहायता भी करनी चाहिए।
नेक्स्ट है नंबर 5, छात्रों को विभिन्न प्रकार के वाक्यों का निर्माण करने, वाक्यों में सुधार करने जैसे कार्य भी देने चाहिए। और नंबर 6 है छात्रों को वाक्यों को क्रमबद्ध रूप से लिखने, वाक्यों को जोड़ने, वाक्यों का विस्तार करने तथा विराम चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह, कॉमा इत्यादि के प्रयोग का भी समुचित ज्ञान देना चाहिए। नेक्स्ट है कक्षा व्यवहार में सुधार, अर्थात क्लासरूम में छात्रों को डिसिप्लिन में रखना, पूरे क्लास के बच्चों को कंट्रोल में रखना शिक्षक के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती का कार्य होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालन के लिए कक्ष का प्रबंधन और कक्षा में शिक्षक के व्यवहार की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। यदि कक्ष का प्रबंधन उचित ना हो तो विभिन्न प्रकार की अनुशासन से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अतः शिक्षक को छात्रों के कक्ष संबंधी व्यवहार में सुधार के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1 है, सुधार लेंगे, देश हो गया, देर से आने वाले छात्रों की समस्याओं को समझकर उनके व्यवहारगत दोष को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 2 है, कुछ छात्र शिक्षक की बातों को ना सुनकर अपने बगल में बैठे हुए छात्रों से पूछते हैं, तो गुस्सा ना होते हुए उन छात्रों से बात करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसे शिक्षक की बात स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही हो या शिक्षक की बातों को स्पष्ट रूप से वह नहीं समझ पा रहा हो, जिससे वह अपने सहपाठी से पूछ रहा हो। नंबर 3 है, कुछ छात्र शिक्षक द्वारा दिए गए कक्षा कार्य को श्यामपट्ट पर से ना उतारकर अपने बगल के सहपाठी से उसके कॉपी से देखकर उतारते हैं। ऐसे में शिक्षक को यह देखना चाहिए कि बालक में दृष्टि बाधिता तो नहीं है, जिसके कारण उसे श्यामपट्ट कार्य को देखने में असुविधा उत्पन्न हो रही है। ऐसे छात्रों को सामने के बेंच पर बैठाना चाहिए। नंबर 4 है, श्रवण बाधिता के कारण भी छात्र शिक्षक की बातों को स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाते और गलत लिख देते हैं। ऐसे बालक को भी सामने की बेंच पर बैठाना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 5, शिक्षक द्वारा छात्रों को पढ़ाने के लिए मनोरंजनात्मक वातावरण का निर्माण करना चाहिए। बच्चे बहुत जल्दी ऊब जाते हैं, इसलिए शिक्षक को बीच बीच में मनोविनोद एवं ऊर्जा का संचार करने वाला वातावरण उत्पन्न करना चाहिए, जिससे छात्रों को कक्षा का वातावरण नीरस ना लगे। नेक्स्ट नंबर 6, बालकों को खेल में अधिक रुचि होती है, इसलिए शिक्षक को छोटे बच्चों को खेल विधि के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, साथ ही उन्हें करके सीखने के अवसर भी देने चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रत्येक छात्र की सहभागिता भी सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 7, छात्र किसी भी विषय से संबंधित चित्र या विषय वस्तु को देखकर अधिक समझते और सीखते हैं, इसलिए किसी भी पाठ को पढ़ाते समय उससे संबंधित सहायक शिक्षण सामग्री का अवश्य ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे छात्र के लिए विषय वस्तु के ज्ञान को ग्रहण करना अधिक सरल और सुगम बन सके। नेक्स्ट नंबर 6, शिक्षक जो भी पढ़ाना चाहता हो उसकी तैयारी अच्छे से करके कक्षा में आए और छात्रों को उसका ज्ञान दे, क्योंकि एक शिक्षक के पढ़ाने का तरीका भी छात्रों का शिक्षण के प्रति रुचि एवं अरुचि उत्पन्न करता है। यदि शिक्षक छात्रों की योग्यता, उनकी रुचि को ध्यान में रखते हुए विषय वस्तु तथा शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं, तब कक्षा के छात्र स्वयं ही अनुशासित होते हैं और ध्यानपूर्वक शिक्षक की बातों को सुनते एवं सीखते हैं। इसलिए शिक्षक को पढ़ाने की कला में प्रवीण होना चाहिए और उसे पूर्ण तैयारी के साथ कक्षा में विषय को पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 9, छात्रों को उनकी आयु को देखते हुए उचित विश्राम और खेल के अवसर भी दिए जाने चाहिए। इसे छात्र पढ़ने में अधिक रुचि लेते हैं। साथ साथ विषयों को पढ़ाने का क्रम भी उचित रूप से निर्धारित करना चाहिए, जिससे छात्रों को मानसिक थकान ना हो और वे शिक्षक द्वारा बताई जा रही बातों को ध्यानपूर्वक सुने और सीखें। नेक्स्ट नंबर 10, छात्रों को आवश्यक रूप से कक्षा कार्य एवं गृह कार्य अवश्य देना चाहिए और उनके प्रदर्शन पर पृष्ठ पोषण भी देना चाहिए। अच्छे कार्य के लिए छात्रों की प्रशंसा भी करनी चाहिए। इससे छात्र कक्षा में अनुशासित रहते हैं और विषय वस्तु को आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है, अधिगम असमर्थ बालकों को उच्च स्तर के निर्देश देने चाहिए। नेक्स्ट है, श्यामपट्ट पर लिखते समय हर एक पद के लिए अलग अलग रंग के चौक का प्रयोग किया जाना चाहिए।
नंबर 13, किसी भी विषय के प्रत्यय को संपूर्णता से समझाना चाहिए। जैसे यदि छात्रों को फूल के विषय में बताना है तो पहले बच्चों को फूल दिखाएं और फिर उसके विभिन्न भागों को दिखाएं। 14, बच्चों को शिक्षण प्रक्रिया में रटने पर अत्यधिक बल नहीं देना चाहिए, बल्कि उन्हें करके सीखने के अवसर देने चाहिए। और 15 है, गंभीर रूप से अधिगम असमर्थ बच्चों को विशेष विद्यालयों में रखकर उचित शिक्षण विधियों, सुविधाओं एवं प्रशिक्षण के द्वारा उनके सामाजिक, संवेगात्मक व्यवहार एवं आदतों में सुधार किया जा सकता है। थर्ड है, सामाजिक व्यवहार में सुधार, अर्थात विद्यालय के परिस्थिति में अनुकूलन के लिए बालक के सामाजिक व्यवहार में सुधार करना आवश्यक होता है, क्योंकि बालक विभिन्न प्रकार के सामाजिक परिवेश से आते हैं और अभी उनके सामाजिकरण की प्रक्रिया आरंभ ही होती है। वे समाज के मूल्यों को सीखते हैं, इसलिए उनके सामाजिक व्यवहार में भी सुधार आवश्यक होता है। बालकों में, विशेषकर अधिगम असमर्थ बालकों में, सोचने, समझने, लिखने और अपने भावों को व्यक्त करने, दूसरों के साथ व्यवहार करने इत्यादि की कम समझ होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि सामाजिक वातावरण उनके अनुरूप हो। इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि उनमें आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न हो और वे हीन भावना से ग्रसित ना हो। नंबर 1 है, बालक में अनुशासन के गुणों का विकास करने के लिए विद्यालय के नियमों का ज्ञान देना, उनके पालन की आवश्यकता तथा विद्यालय के अन्य लोगों के साथ, अपने साथियों के साथ व्यवहार करने संबंधी ज्ञान देकर बच्चों में आत्मानुशासन का विकास किया जा सकता है। अनुशासनहीनता करने पर दंड के स्थान पर बालक को समझाने का प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि बालक अपने परिवार के परिवेश से आता है जहां उसे अनुशासन में रखने पर विशेष जोर नहीं दिया जाता, उसकी हर एक इच्छा को पूर्ण किया जाता है, किंतु विद्यालय में उसे विद्यालय के नियमों का पालन करना होता है। तो बच्चे को विद्यालय के नियम, अनुशासन प्रेम से समझाकर सिखाना चाहिए। नंबर 2 है कि ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे होते हैं उन्हें अपने से ज़्यादा दूसरों की वस्तुओं में ज़्यादा रुचि होती है। उन्हें अपने साथियों के पेंसिल, कलम, पुस्तक, कॉपी इत्यादि ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो कभी कभी वो उन्हें चुपके से ले भी लेते हैं। यह असामाजिक व्यवहार होता है, जिसे रोकने के लिए छात्रों को कहानियों के माध्यम से चोरी करने के दुष्परिणाम के विषय में बताना चाहिए, उनमें नैतिकता का विकास करना चाहिए। नंबर 3 है, विद्यालय के सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करने का ज्ञान भी बालक को देना चाहिए। विद्यालय की संपत्ति को हानि पहुंचाना भी असामाजिक व्यवहार माना जाता है। जैसे विद्यालय के बगीचे से फूल तोड़ना या फिर किसी पौधे को उखाड़ना या खिड़की के शीशे तोड़ देना इत्यादि भी अच्छा व्यवहार नहीं माना जाता। बालकों को विद्यालय की संपत्ति के महत्व के विषय में बताना चाहिए, उनकी सुरक्षा करने से संबंधित उनके कर्तव्य के विषय में समझाना चाहिए, जिससे वह ऐसा ना करें। नंबर 4 है, बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, जो कि असामाजिक व्यवहार माना जाता है। ऐसे में बालक के अभिभावक से बात करना चाहिए, क्योंकि परिवेश की स्थिति पर नियंत्रण करना अत्यंत ही आवश्यक होता है। नंबर 5 है, विद्यालय में विभिन्न कहानियों, कविताओं के माध्यम से बालकों को नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे वह सही एवं गलत व्यवहार को समझ सके और इस प्रकार के व्यवहार में अंतर कर सके। नंबर 6 है, बालक में खेलने के साथ साथ लड़ाई झगड़ा करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कुछ बालक प्रतिदिन झगड़ा करके दूसरे को परेशान करके आनंद का अनुभव करते हैं। अतः ऐसे बालकों के व्यवहारों को सहानुभूतिपूर्वक समझाकर रोकने का प्रयास करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर अभिभावकों से भी बात करनी चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 7, बालकों को सामाजिक परंपराओं, मूल्यों का भी ज्ञान देना चाहिए। सामाजिक परंपराओं एवं मूल्यों के अनुसार उन्हें किस प्रकार का व्यवहार करना है जिससे वो समाज में प्रिय बन सके, इस बात का ज्ञान देना चाहिए। इसके लिए विभिन्न कहानियों और कविताओं का सहारा लिया जा सकता है। देखते हैं कि विद्यालय के वातावरण से छात्रों का अनुकूलन करने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। सर्वप्रथम नंबर 1, अधिगम असमर्थता के प्रकार को ध्यान में रखकर शिक्षक को शिक्षा देनी चाहिए। नंबर 2 है, यदि बालक को सामान्य कक्षा से लाभ नहीं हो रहा है तो विशेष विद्यालय का प्रबंध करना चाहिए। नंबर 3 है, विषय को रुचिकर बनाने का प्रयास करना चाहिए। 4 है, विद्यालय में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जो बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव डाले। नंबर 5, शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए।
6 बालक के स्तर के अनुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग होना चाहिए। बच्चों को पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नंबर 8 है बालकों को करके सीखने के उचित अवसर देने चाहिए। 9 बालकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए। नंबर 10 बालकों को आवश्यकतानुसार छोटे छोटे समूहों में बांट देना चाहिए और समूह में बालक एक दूसरे को देखकर प्रेरित होते हैं। 11 है अध्यापक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि छात्र ध्यान मग्न होकर कार्य करें। नंबर 12 शिक्षक को नए शिक्षण विधियां, दृश्य श्रव्य सामग्री एवं उपकरणों का भी आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना चाहिए। 14 शिक्षक को सेमिनार, कार्यशाला, वर्कशॉप में भाग लेना चाहिए जिससे वह शिक्षण को रुचिकर बनाने के नए नए तकनीकें सीख सके। 15 है शिक्षक को इन बच्चों के अनुसार पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। और 16 है कुछ विषयों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह बालकों को उससे संबंधित ऐतिहासिक, धार्मिक या राजनीतिक स्थलों पर ले जाए, क्योंकि बालक देखकर अधिक सीखते हैं और उन बातों को अधिक समय तक याद भी रखते हैं। तो ये थे वे उपाय, वो विधियां जिनको अपनाकर बालकों का विद्यालय के वातावरण में, विद्यालय की व्यवस्था में अनुकूलन कराया जा सकता है। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।